ये है दुनिया के मशहूर फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो, जिन्हें छोटे से छोटे देश का बच्चा भी जानता है। एक इंटरव्यू में जब इनसे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो पहले तो वो सब्जेक्ट का नाम नहीं ले पाते, और जब इसका मतलब समझ जाते हैं उसके बाद वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट का नाम भी ढंग से नहीं ले पाते। What's your favorite subject at school? Subject? What does it mean? Well, maths, mathematics, or English, or Yeah. So, yeah. history, or I'm quite good in, what do you say, science? science. Science. I'm quite good. पर आज रोनाल्डो की नेट वर्थ करीबन 4000 करोड़ रुपए है, और ये दुनिया के टॉप प्लेयर्स में से एक माने जाते हैं। कैली पिकलर हॉलीवुड की एक जानी मानी सिंगर है, जिनको एक बार किसी शो में बुला के ये पूछा जाता है कि बुडापेस्ट यूरोप के किस देश की राजधानी है, पर उनका जवाब सुन के ऑडियंस शॉक में आ जाती है और हंसने लग जाती है। The third grade world geography question is: Budapest is the capital of what European country? I thought Europe was a country. Let's see. Budapest? I never even heard of that. कैली पिकर को अभी तक लगता था कि यूरोप खुद एक देश है, और ये भी नहीं पता था कि यूरोप कोई देश नहीं बल्कि एक कॉन्टिनेंट है, और इसीलिए इन्हें काफी ट्रोल भी किया गया। और लोकल एग्जांपल है तो ऐसा ही कुछ आलिया भट्ट के साथ भी हुआ, जब उन्हें कॉफी विद करण में पूछा गया कि इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, जिसका जवाब वो देती है पृथ्वीराज चौहान। Who is the president of India? Manmohan Singh. Ranab Mukherjee. ऐसे ही काफी जाने माने सेलिब्रिटीज जो काफी आलीशान बंगलों में रहते हैं और यॉट में हर महीने पार्टी करते हैं, और जिन्हें 5th क्लास के बच्चे जितनी भी जनरल नॉलेज नहीं है। इन सब सेलिब्रिटीज को देख के भी हम सब के मन में यही सवाल आता है कि क्या पैसा कमाने के लिए सच में इंटेलिजेंस की जरूरत है? विच मीन्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज इंटेलिजेंस इज इक्वल टू मनी। पर इंटेलिजेंस एक्चुअल में है क्या? क्योंकि इस एक डेफिनेशन के लिए वर्ल्ड के रिनाउंड प्रोफेसर्स लड़ रहे हैं और एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। And psychologists discover all sorts of new kinds of intelligence. And that's not saying much because generally speaking, it's very difficult to find a discipline that's more susceptible to fads than educational psychology. तो इस वीडियो में पहले मैं सिर्फ एक रिपोर्टर की तरह एक्ट करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये 3 प्रोफेसर की थ्योरी क्या है जो इस बात के लिए लड़ रहे हैं। ओके, तो पहले इन 3 प्रोफेसर के नाम जान लेते हैं और ये देख लेते हैं कि ये लोग करते क्या है, फिर इनकी थ्योरी देखेंगे। पहले है हावर्ड गार्डनर, जो कि एक ज्यूइश अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है, जो अपनी बुक द फ्रेम्स ऑफ माइंड के लिए भी फेमस है। फिर आते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जो कि एक अमेरिकन साइकोमेट्रिशियन है, यानी कि वो साइंटिस्ट जो टेस्ट और एक्सपेरिमेंट डेवलप करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को प्रूव करने के लिए। ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर भी हैं। और लास्ट में इस डिबेट को कम्पीट करने वाले हैं जॉर्डन पीटरसन, जो कि एक कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट हैं और अपने बोल्ड पॉलिटिकल ओपिनियन के लिए भी जाने जाते हैं। ओके, तो पहले हम बात करते हैं हावर्ड गार्डनर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है। देखिए, 1970s में हावर्ड गार्डनर अपने ब्रेन डैमेज्ड पेशेंट को रेगुलर चेकअप करने के लिए रोज सुबह हॉस्पिटल जाते थे और शाम को वो छोटे स्कूल के बच्चों से मुलाकात करते थे और उनके इंटरेस्ट समझने की कोशिश करते थे। तभी हावर्ड को उनके पेशेंट्स में और उन बच्चों में एक अजीब सा रिलेशन नजर आता है। उन्होंने देखा कि स्कूल का हर बच्चा नेचुरली किसी न किसी एक्टिविटी में अच्छा था, जैसे कि कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे, कुछ म्यूजिक में अच्छे थे, कुछ डांस में अच्छे थे एंड सो ऑन। हावर्ड जब हॉस्पिटल में जाते थे तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि उनके कुछ पेशेंट्स किसी किसी चीज में बहुत बुरे तरीके से परफॉर्म करने लगे, और वो ये इस बात पर डिपेंड करता था कि उन पेशेंट के दिमाग के किस पोर्शन में चोट लगी है। मतलब जैसे कि अगर किसी का ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर में चोट लगी है तो हो सकता है कि उनकी दूर तक सोचने की शक्ति या फिर क्रिएटिविटी चली जाए। वहीं अगर चोट लेफ्ट साइड में लगी है तो हो ये रहा था कि उन्हें रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब हार्वर्ड ने ये सारी चीजें कनेक्ट करी तो उन्हें रियलाइज हुआ कि जो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है जो इतने सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं वो पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि इंटेलिजेंस सिर्फ एक तरह की नहीं हो सकती। और एग्जैक्टली और इसी चीज को प्रूव करने के लिए हार्वर्ड ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी निकाली और इसी थ्योरी को लेके आगे चलकर सबके बीच में बहस छिड़ गई। इस थ्योरी में उन्होंने 8 तरह की इंटेलिजेंस बताई है, जिन्हें हम अभी एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहली इंटेलिजेंस है स्पेशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम अलग अलग डायमेंशन के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग या फिर डिजाइनिंग, स्पेशली जो लोग 3D में क्रिएट करते हैं। और इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है लियोनार्डो द विंची और माइकल एंजेलो। दोनों को ही फॉर्मल एजुकेशन पसंद नहीं थी, पर उन दोनों के पास स्पेशल स्किल्स थी, जिसकी वजह से वो हिस्ट्री के बेस्ट पेंटर और आर्किटेक्ट बने।
हार्वर्ड की सेकंड इंटेलिजेंस है बॉडीली या काइनेटिक इंटेलिजेंस, यानी अपनी फिजिकल एबिलिटीज को यूज करके किसी गोल को अचीव करना। जैसे कि रोनाल्डो को हम देखें तो वो हार्वर्ड की थ्योरी के हिसाब से उनमें बॉडीली इंटेलिजेंस है, जिसे यूज करके वो सारे गेम्स अपने फेवर में कर लेते हैं और उन्हें जीत भी लेते हैं। थर्ड इंटेलिजेंस है म्यूजिकल एबिलिटी, जैसे कि AR रहमान एक ऑस्कर विनर म्यूजिशियन और सिंगर भी हैं, जिनको अपना स्कूल बचपन में ही छोड़ना पड़ा था, पर एक फॉर्मल स्कूल ना होने के बावजूद उनकी नेट वर्थ आज अप्रोक्सीमेटली 1700 करोड़ पे बताई जाती है। फोर्थ इंटेलिजेंस में हार्वर्ड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात करते हैं। हमने कई लोगों को देखा होगा जो लैंग्वेजेस में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि 17 साल का लड़का है जिसका नाम है सालिक, जिन्हें 12 लैंग्वेजेस आती हैं, पर ये अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से कभी स्कूल नहीं गए और अपनी फैमिली के साथ ही रोड पे फॉरेनर्स को बांसुरी बेचा करते थे। पर इनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की वजह से ये पूरी दुनिया में फेमस हो गए और एक चाइनीज स्कूल ने इन्हें स्कॉलरशिप दे दी और कहा कि हम आपकी इसी एबिलिटी को एम्पलीफाई करेंगे। नंबर 5 आता है लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जैसे कि आइंस्टाइन और न्यूटन, जिन्होंने अपनी लॉजिकल एबिलिटीज की वजह से दुनिया की फिजिक्स ही बदल दी। हार्वर्ड की 6th टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें वो लोग आते हैं जो बात करने में बहुत अच्छे हैं और दूसरे लोगों को काफी कन्विंस कर सकते हैं, जैसे कि टीचर्स या बिजनेसमैन। 7th इंटेलिजेंस है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि खुद को समझने की एबिलिटी और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी, जिसमें आते हैं गांधी जी जैसे लीडर्स, जिन्होंने अपने इंटरनल इमोशंस को कंट्रोल करके नॉन वायलेंस की थ्योरी दी। हार्वर्ड गार्डनर की 8th और आखिरी इंटेलिजेंस है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। इसमें वो लोग आते हैं जिसमें नेचुरल एनवायरनमेंट और एनिमल से प्यार होता है और उन्हें समझने की क्षमता होती है, जैसे कि बायोलॉजिस्ट एक्सेट्रा। अब अगर हम गार्डनर की थ्योरी के हिसाब से इंटेलिजेंस को देखें और अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करें, विच इज इंटेलिजेंस इज इक्वल टू मनी, तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आलिया भट्ट भी इंटेलिजेंट है, रोनाल्डो भी इंटेलिजेंट है। तो ऐसा लगता है कि यस, जो लोग इंटेलिजेंट हैं वो मनी बना सकते हैं। अब इसमें कई लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि यार गांधी जी तो अमीर नहीं थे ना, उनकी तो हार्वर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग इंट्रापर्सनल स्किल्स अच्छी थी। तो देखो, हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर को, और ह्यूमन बिहेवियर में there is no one definition which can lead to 100% results. It is more like a probability. अभी भी अगर हमें डाउट आ रहे होंगे तो वो आगे जाके क्लियर हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोफेसर की बात करते हैं, स्टर्नबर्ग। इन्होंने दी थी ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी इनके अकॉर्डिंग 3 टाइप की इंटेलिजेंस है। पहली है एनालिटिकल, यानी कि हम रीजन करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। सेकेंड है क्रिएटिव, यानी हम अपनी क्रिएटिविटी यूज करके नए आइडियाज मार्केट में ला सकते हैं कि नहीं। थर्ड आती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसमें हम अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज करते हैं, भले ही हमें उसके पीछे के रीजन साइंस वगैरह पता भी ना हो, यानी ये लोग स्ट्रीट स्मार्ट हैं। एक स्टडी में स्टर्नबर्ग और इनकी टीम ने जाना कि जो एस्कीमो के बच्चे हैं उनका IQ एक एवरेज बच्चे से बहुत कम होता है, पर वहीं उन्होंने देखा कि यही एस्कीमो जिनका IQ कम है वो रास्ते नेविगेट करने में, हंटिंग करने में और सर्वाइवल करने वाली सारी एक्टिविटीज में बहुत तेज थे, यानी कि उनकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा थी। और एग्जैक्टली अगर हम इसी थिंकिंग मॉडल से अपने बूढ़े बुजुर्गों को भी देखेंगे तो भी हमें लगेगा कि यार इनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, इनको वो एक्सपीरियंस है, बेशक उन्हें उसके पीछे का रीजन ना ही पता हो। वैसे देखा जाए तो बहुत से इंडियन कॉलेजेस में रट्टा तो मरवा ही देते हैं, लेकिन कोई एक्चुअल में ये नहीं समझाता कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है क्या। तो एक ऐसा कॉलेज ढूंढना जहाँ रट्टा नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है। हमें एक ऐसा कॉलेज चाहिए जिसका सिलेबस किसी 1940s के बुजुर्ग ने नहीं बल्कि मांग कंपनीज के प्रोफेशनल्स ने बनाया हो, जहां हमें उन लोगों से मेंटरशिप मिले जिन्होंने गूगल और फ्लिपकार्ट में काम किया हो। ऐसा कॉलेज जो हमें इंटरनेशनल टेक कॉन्फ्रेंसेस जाके इंडस्ट्री ट्रेंड समझाने का मौका दे इन रेलिवेंट कंट्रीज लाइक सिलिकॉन वैली USA और सिंगापुर। बट एक ऐसा कॉलेज है जो हमें बीटेक डिग्री इन CS और AI में प्रोवाइड करता है। इसका नाम है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी और इनकी सक्सेस इनके स्टूडेंट अचीवमेंट में ही दिखती है। इनके एडवांस करिकुलम और नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट की वजह से विद इन 1 ईयर इस कॉलेज की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि दिल्ली कैंपस के साथ साथ पुणे में DY पाटिल यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप करके इन्होंने नया कैंपस खोला है, जहां एक स्टूडेंट ने गूगल SOC का 1.25 लाख का इंटर्नशिप क्रैक किया है। दूसरी स्टूडेंट यूरोप जा रही है टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द विकीमीडिया हैकाथॉन। साथ ही में यहाँ के बहुत से स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में ही 30,000 पर मंथ का एवरेज स्टाइपेंड वाली इंटर्नशिप क्रैक कर पा रहे हैं। तो अगर हम चाहें तो इनके एंट्रेंस टेस्ट NSAT के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्दी क्लोज होने वाली है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब अगर हम स्टर्नबर्ग की थ्योरी के हिसाब से इंटेलिजेंस को देखें और वापस अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर जाएं कि इज इंटेलिजेंस इज इक्वल टू मनी, तो हमें ये स्टेटमेंट ट्रू लगेगी।
क्योंकि इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में स्ट्रीट स्मार्ट लोग भी आ रहे हैं। अब आई नो कि इस डेफिनेशन को यूज करके भी आपके दिमाग में ऐसे कोई ना कोई लोग याद आ रहे होंगे जो इन 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में तो हैं, लेकिन वो अमीर नहीं है। और अगेन मैं इसका रिप्लाई करने के लिए ये ऐड करना चाहूंगा कि हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं और इसमें एक ऐसी डेफिनेशन बनाना जिसमें 100% केसेस इंक्लूड हो जाए, ये बहुत ही मुश्किल है। अब ये मुश्किल क्यों है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा जब मैं आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन और कोरिलेशन की थ्योरी समझाऊंगा। ओके, तो अब आते हैं हम सबके फेवरेट जॉर्डन पीटरसन, जो कि इन दोनों प्रोफेसर की थ्योरी को बकवास बताते हैं। इसके लिए पहले आप इस वीडियो का छोटा सा ये क्लिप देख लीजिए। Psychology is that psychologists discover all sorts of new kinds of intelligence. And, you know, the biggest 2 proponents of that sort of thing, I suppose, were Bob Sternberg, who came up with this thing he called practical intelligence, and then Howard Gardner, who came up with the theory of multiple intelligences, which had a very large effect on educational psychology. ओके, तब ये तो पता चल गया कि जॉर्डन पीटरसन इन दोनों प्रोफेसर की थ्योरी से खुश नहीं है। पर सवाल यह है कि जॉर्डन पीटरसन की जो खुद की थ्योरी है वो क्या है। देखिए, जहां तक मैं समझ पाया हूं, जॉर्डन पीटरसन का सारा आर्ग्यूमेंट आईक्यू पर बेस्ड है और आईक्यू के स्कोर्स 6 इंटरवल स्केल्स में होते हैं, जिसमें सबसे लो होता है 83 से कम, जो कि वर्ल्ड की 15% पॉपुलेशन है। और ये मोस्टली वो लोग होते हैं जिनकी जॉब काफी सरल और रेपिटेटिव होती है, जैसे कि फूड डिलीवरी बॉयज या ड्राइवर। और हम जैसे जैसे स्केल में ऊपर आते रहेंगे, हमारी लिए जॉब उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती रहेगी। और एग्जैक्टली सेम चीज जॉर्डन पीटरसन भी कहते हैं कि अगर आप हाई आईक्यू वाले इंसान को अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो आप उसे अनसक्सेसफुल बना सकते हो, पर इस चीज को आप उल्टा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 इंसान हैं, एक का आईक्यू 65 है और दूसरे का 145 है, एंड एवरीथिंग एल्स बीइंग कांस्टेंट, यानी कि इन दोनों लोगों के साथ बाकी हर चीज सेम हो रही है, तो इस केस में हाई आईक्यू वाला इंसान ही सक्सेसफुल बनेगा। आई नो अब इसमें भी हमें कुछ डाउट आ रहे होंगे, पर एक और पॉइंट सुन लीजिए, फिर मैं उन डाउट्स को भी क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए, जॉर्डन पीटरसन एक और बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आईक्यू का टेस्ट है वो डायरेक्टली कोरिलेटेड है यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस से, यानी जिसका आईक्यू ज्यादा होगा वो यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा। अब हम में से कई लोग बोलेंगे कि यार हमें क्या लेना यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस से, हमें तो ये देखना है कि लाइफ में बंदा पैसे कितने कमा रहा है। और एग्जैक्टली सेम ही चीज जॉर्डन पीटरसन भी कहते हैं। Intelligence, if intelligence isn't associated with university success, then you're probably not talking about intelligence. Now, you could argue that, right? Because you could say, well, intelligence has nothing to do with university success. But that's a definitional matter. We'd have to agree to begin with. वो कह रहे हैं कि आपको किसी ना किसी डेफिनेशन से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा ताकि आप उसके आगे के कंक्लूजन लगा पाओ, और उन्होंने ये डेफिनेशन ली है। अब इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वापस लाते हैं कि इज इंटेलिजेंस इज इक्वल टू मनी, तो इसमें हमें थोड़े ज्यादा लूप होल्स दिखते हैं, क्योंकि इस केस में आलिया भट्ट इंटेलिजेंट नहीं है और शायद फिर हम गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाएं। ओके, तो अब हमने इन 3 प्रोफेसर की थ्योरी देख ली और मैंने एज अ रिपोर्टर एक्ट किया और जितना मुझे समझ आया था वो मैंने बता दिया। अब मैं अपने कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता हूँ जितनी मेरी समझ है। हो सकता है मैं गलत हूँ। मैं किन बेसिस पर कंक्लूजन निकाल रहा हूँ उनको समझने के लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कोरिलेशन। अब जनरली क्या होता है कि ह्यूमन माइंड हर चीज को बाइनरी में सोचता है, 0-1, यानी मैं ये करूंगा तो उससे ये इंपैक्ट आएगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि ह्यूमन बिहेवियर में हम 100% चीजें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो कितने % चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहा जाता है कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूँ कि एक स्टडी है जो ये बताती है कि एक्सरसाइज करने से आप ज्यादा जियोगे, और फिर कोई आके कहता है ये देख, ये हमेशा एक्सरसाइज करता था, ये तो 30 की उम्र में ही मर गया। तो एग्जैक्टली जो एक्सरसाइज है और लॉन्जिविटी है, यानी हम कितना जिएंगे, उसका कोरिलेशन 1 नहीं है। कोरिलेशन 0 से लेकर 1 तक होता है जो प्रोबेबिलिटी बताता है। हो सकता है इनका कोरिलेशन 50%, हो सकता है इनका कोरिलेशन 0.5 हो, यानी एक वेरिएबल का 50% दूसरे वेरिएबल से प्रिडिक्ट हो सकता है। और रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, एक चीज का आउटकम 100% दूसरे किसी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं होता, वो मल्टीपल चीजों पे होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट था कोरिलेशन। सेकंड आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन इक्वेशन, जो कि कुछ ऐसे दिखती है। आई नो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं इसकी लूज डेफिनेशन आपको बता देता हूँ ताकि सबको समझ आए। इसमें P इज प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर हम इसमें पिछले एग्जाम्पल में जाएं और ये देखें कि जो लॉन्जिविटी है, यानी हम कितना जिएंगे, वो किन किन वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, उसमें B1, B2, B3 ये सारी चीजें आ सकती हैं, एक्सरसाइज, मनी, स्ट्रेस एक्सेट्रा। तो इन सबको मिला के किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। नितिन कामत, जो कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, एक बिलियनियर भी है और एक फिटनेस फ्रीक है, उनको एक छोटा सा हार्ट अटैक आया था जो कि उन्होंने लिंक्डइन में मेंशन भी किया था।
यानी ये सारे वेरिएबल्स, उनके पास कितना पैसा है, वो कितने हेल्दी हैं, कितना टाइम फिटनेस को देते हैं, ये सारे मिलके भी 100% किसी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। थर्ड लॉजिक आता है कि ऑल अदर वेरिएबल्स हैज टू बी कांस्टेंट। देखिए साइंस में जो सबसे बड़ी गलती हो जाती है हमसे वो ये है कि जब हम एक वेरिएबल को देखना चाहते हैं कि इससे क्या हो रहा है, उस टाइम पर हमें ये मान के चलना पड़ता है कि बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज से मेरी लॉन्जिविटी पे फर्क पड़ता है कि नहीं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि दो जुड़वा भाई हैं जिनकी एज सेम है, उनके पास पैसे सेम है, उनकी हर एक चीज कांस्टेंट है। सिर्फ एक भाई एक्सरसाइज कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा, और सिर्फ इसी पर्टिकुलर केस से जो आप स्टडी करोगे उसके कंक्लूजन ठीक होंगे। अब नॉर्मली हो क्या रहा है कि हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ले रहे हैं कि इंटेलिजेंस इज इक्वल टू मनी, ये सच है कि नहीं, और इसमें सारी चीजें जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है वो है डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। आप जो भी डेफिनेशन को एक्सेप्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन है वो अलग अलग आएंगे, और उसके कंक्लूजन निकालने के लिए लेट्स से कि अगर आप कहते हो कि IQ जो है वो ज्यादा पैसे बनाता है, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि बाकी हर चीज फिर कांस्टेंट है। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको इस एग्जांपल से भी समझ आ जाएगा। जैसे कि जॉर्डन पीटरसन बोलते हैं कि लेट्स से आपका एक बच्चा होगा, तो उस बच्चे का IQ आप क्या चाहोगे, 65 की 145? Here, you're going to have a child. You want the child to have an IQ of 65 or 145. Decide. Okay, so you're all going to vote. Okay, you think any one of you is going to vote to have a child with an IQ of 65. That child's going to have a hard time developing even linguistic ability. They're never going to learn to read. They're never going to leave home. So which child are you going to pick? हमें से हर एक इंसान कहेगा 145, which is exactly the point, क्योंकि इस थॉट एक्सपेरिमेंट में हम ऑटोमेटिकली मान के चल गए हैं कि बाकी हर चीज तो हम सेम ही करेंगे बच्चे के साथ, और इसीलिए हम अपने बच्चे का भी IQ ज्यादा जानेंगे। आई अगेन अंडरस्टैंड कि डेफिनेशन की वजह से कंफ्यूजन होगी और हम उस पर डिस्कस भी करेंगे, विच इज अ गुड थिंग कि एटलीस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। बट एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको। 2006 में नासा ने प्लैनेट की डेफिनेशन को चेंज कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग प्लूटो जो था अब वो प्लैनेट नहीं रहा, वो ड्वार्फ प्लैनेट बन गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सोलर सिस्टम से प्लूटो गायब हो गया, वो उस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो अगर हम डेफिनेशन चेंज करते रहेंगे, यानी जिस रूलर से हम कोई चीज मेजर कर रहे हैं वो रूलर ही चेंज होता रहे, तो हमारे कंक्लूजन कभी भी ठीक नहीं रहेंगे। What the hell good is your ruler if it stretches when you use it? It has to measure the same thing multiple times. आई होप इज इंटेलिजेंस इक्वल टू मनी, इसके ऊपर अभी भी डिबेट होती रहेगी, क्योंकि जॉर्डन पीटरसन तो इस डेफिनेशन के ऊपर बहुत गुस्सा है। और अगर हम लोग भी डिबेट कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम सबके दिमाग में इंटेलिजेंस की डेफिनेशन अलग अलग है। वैसे मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा कि आप लोग किस कंक्लूजन पर आते हो। और हाँ, एक और चीज, अगर आप अपनी सिर्फ एकेडमिक्स के अलावा बाकी इंटेलिजेंट लोगों से सीखना चाहते हो जिन्होंने 60-60 साल तक एक ही चीज पे काम करके उस पर बुक लिखी है, तो आप गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर मेरी फेवरेट बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। यहाँ पर 250 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है, और हर हफ्ते हम एक बुक समरीज में ऐड करते रहते हैं। यानी एक हफ्ते तक जब तक आप एक बुक समरी सुनोगे, हम दूसरी बुक समरी ऐड कर चुके होंगे। तो इस ऐप को जरूर ट्राई कीजिए। अगर अच्छी लगती है तो इसकी आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे 1500 और बुक्स अनलॉक हो जाती है। लव यू ऑल, टेक केयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।